नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, हमने कार्तिकेयपुर राजवंश पे थोड़ा बहुत चर्चा की थी। कार्तिकेयपुर राजवंश में बसंत देव ने कार्तिकेयपुर राजवंश की चर्चा की थी, जिसका उल्लेख हम पे त्रिभुवन राज का बागेश्वर अभिलेख मिलता है। फिर हमने कार्तिकेयपुर राजवंश के राज परिवारों के बारे में भी मैं चर्चा कर चुका था। इसमें दो राज परिवार खरपरदेव और निम्बरदेव के बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका। तो जो हमारा तीसरा राज परिवार था वो था सलोड़ादित्य राज परिवार। सलोड़ादित्य राज परिवार के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो सलोड़ादित्य राज परिवार जो था इस वंश का अंतिम राज परिवार था। तो इस सलोड़ादित्य राज परिवार की जो स्थापना की थी हम पे, वो कही थी इच्छरदेव ने। इसका संस्थापक जो हम पाएगा इच्छरदेव। सलोड़ादित्य राजवंश का संस्थापक जो था इच्छरदेव। इसी इच्छरदेव ने अपने पिता सलोड़ादित्य के सम्मान में इस राजवंश की स्थापना की थी, जिसका उल्लेख हम पे जो मिलेगा तो पांडुकेश्वर अभिलेख में इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। पांडुकेश्वर अभिलेख से हमें जो जानकारी मिलती है कि इच्छरदेव ने अपने पिता के नाम पर सलोड़ादित्य राजवंश की स्थापना की थी। फिर इच्छरदेव के बाद उनका पुत्र देशवदेव राजगद्दी पर बैठता है। देशवदेव एक दानी राजा था, जिसका उल्लेख हम पे दीन दुखियों, इच्छरदेव को जो संज्ञा दी जाती है वो मेनली दी जाती है कि दीन दुखियों का रक्षक और ब्राह्मणों को दानदाता, ब्राह्मणों को दानदाता और दीन दुखियों का रक्षक की उपाधि इच्छरदेव को दी जाती। इच्छरदेव एक बड़ा दानी आदमी था। फिर इच्छरदेव के बारे में जो जानकारी हम पे आती है कि इसने ब्राह्मणों और अनाथों को बहुत दान दिया था। फिर तीसरी चीज़ हम पे जो जानकारी आई कि इच्छरदेव के बाद उसका पुत्र पद्मदेव राजगद्दी पर बैठता है। पद्मदेव के बारे में जो जानकारी देती, पद्मदेव का उल्लेख मेनली हम पे पांडुकेश्वर अभिलेख में मिलता है। पांडुकेश्वर अभिलेख में मिलता है कि पद्मदेव बद्रीनाथ के लिए, पद्मदेव जो कार्तिकेयपुर राजा था, बद्रीनाथ के लिए भूमि दान देता है। इसका उल्लेख भी हमें पांडुकेश्वर से मिलता है। देशवदेव का जो जानकारी का स्रोत हम पे मिलता है, ये मिलता है हमारा बालेश्वर ताम्रपत्र, बालेश्वर मंदिर अभिलेख, बालेश्वर ताम्र अभिलेख से हमें जो जानकारी मिलेगी वो देशवदेव के बारे में होगी। ताम्र अभिलेख, बालेश्वर ताम्र अभिलेख, बालेश्वर जो ताम्र अभिलेख हमें जानकारी देगा वो देशवदेव की देगी। फिर इस बारे में जो अंतिम राजा था इन कार्तिकेयपुर का, वो था सुभिक्षराज देव। कार्तिकेयपुर बोलूँ या जोशीमठ की, जो जोशीमठ शाखा के जो अंतिम कार्तिकेयपुर राजा था, उसका जो राजा था अंतिम, वो सुभिक्षराज था। सुभिक्षराज इस राज परिवार का सबसे प्रतापी राजा था। सबसे प्रतापी राजा जो था इस राज परिवार का वो सुभिक्षराज था। माना जाता कि सुभिक्षराज ने अपने नाम पे एक शहर बसाया था, सुभिक्षपुर एक शहर बसाया था सुभिक्षराज ने। यही सुभिक्षपुर वर्तमान में तपोवन है। तो तपोवन का जो प्राचीन नाम हम पे मिलता है वो मिलता है हम पे सुभिक्षपुर। ये बात थोड़ा नोट करके रख लीजिए, बहुत टाइम से ये आया नहीं है। सुभिक्षपुर, सुभिक्षराज ने ये शहर बसाया था सुभिक्षपुर। बाद में सुभिक्षराज यहीं अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करता है। तो एक क्वेश्चन हाई कोर्ट में हम पे बना था कि जोशीमठ राज करने वाला अंतिम कत्यूरी राजा कौन था, तो वो भी सुभिक्षराज ही था। सुभिक्षराज अंतिम राजा था जिसने जोशीमठ में राजधानी थी। फिर सुभिक्षराज ही ट्रांसफ़र करके सुभिक्षपुर तपोवन ले गया। तो एक ही ऑप्शन हम पे बनता था जो था सुभिक्षराज। सुभिक्षराज जोशीमठ से शासन करने वाला अंतिम कार्तिकेयपुर का राजा था। फिर जब सुभिक्षराज राजधानी तपोवन में ले गया तो इसके बाद इनका पुत्र नरसिंह देव बर्मन, तो ये कार्तिकेयपुर जोशीमठ से शासन करने वाले जो राजा थे, ये टोटल हम पे 14 हुए। फिर इसके बाद इनका पुत्र नरसिंह देव बर्मन जो राजगद्दी प्राप्त करता है, तो ये सुभिक्षराज जी की तरह राजधानी स्थानांतरित करके बैजनाथ ले जाता है। बैजनाथ वर्तमान में बागेश्वर में स्थित है। तो यहीं नरसिंह देव बर्मन राजधानी स्थानांतरित करके बैजनाथ ले जाता है। फिर बाद में यही राजवंश के बाद अशांति देव कत्यूर घाटी में अशांति देव राजवंश की स्थापना करता है। तो ये उल्लेख हम पे मिलता है। फिर इसके बाद यही अशांति देव राजधानी को बैजनाथ से रणचूलाकोट
रण चूलाकोट ले जाता है। तो इसके बाद तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कार्तिकेयपुर में जो राजा था, इनकी राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण इनका राज धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है। बीच में तो एक दौर ऐसा आ जाता है कि कार्तिकेयपुर राज में भारी अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। फिर ये राज छोटे छोटे राज्यों में बंटना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे शाखाओं में बंटना ये राज्य शुरू हो जाएगा। इधर की शाखा डोटी शाखा, सीरा शाखा, पाली पछाओ, बैजनाथ शाखा, कत्यूर घाटी की शाखा, फिर ये अनेक शाखाओं में ये राज्य विभक्त हो जाता है। तो इन्हीं शाखाओं पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, फिर इनका प्रशासन हम देखते हैं। तो इनकी शाखाओं में जो हम पे मेनली हम पे जो उल्लेख मिलेगा, पहली हम करेंगे पाली पछाओ शाखा। तो ये मेनली जो शाखा थी ये कत्यूर घाटी में स्थित थी। जो पाली पछाओ शाखा का राज्य था ये कत्यूर घाटी में स्थापित था। इस शाखा का जो हम पे पहला राजा आता है इस शाखा का, वो था अशांति देव। तो इस राज्य की जो हमें पे वंशावली मिलती है, पहले हम इस वंशावली पे चर्चा कर लेते हैं। अशांति देव, बसंती देव, फिर हम पे प्रीतम देव जो कि जिया रानी की पत्नी थी। इन्हीं के बाद इनकी पत्नी जिया रानी आता है। जिया रानी जो कि तैमूर लंग के आक्रमण के टाइम रानी बाग में जिया रानी का तैमूर लंग से आक्रमण हुआ था। फिर जिया रानी के बाद जो हम पे उल्लेख मिलेगा वो हम पे मिलेगा धामदेव। इस वंश का जो अंतिम राजा हम पे उल्लेख है, जो एक अत्याचारी जिसने प्रजा पे अनेक टैक्स लगाए थे, ब्रह्मदेव। इसे ही हम लोक गाथाओं में ब्रह्मदेव के नाम से उल्लेख किया गया है। तो जो इनकी हमें ये जानकारी मिलती है, ये मिलती है हमें नरसिंह देव। इनकी जानकारी, जो इस वंश की जानकारी हम पे मिलती है, ये नरसिंह देव की जाप ग्रंथावली, नरसिंह देव की जाप ग्रंथावली से इस चीज़ का हम पे उल्लेख मिलता है कि ये राजा यहाँ पे रहे थे। तो अशांति देव इस पाली पछाओ शाखा का संस्थापक था। फिर इसी में हम पे एक राजा मिलता है प्रीतम देव। माना जाता है कि प्रीतम देव ही पिथौरागढ़ किले की स्थापना करता है। पिथौरागढ़ जो किले की स्थापना की थी ये प्रीतम देव ने की थी। मान ली जो स्थापना पिथौरागढ़ किले की मानी है मदनचंद भट्ट के अनुसार पिथौरागढ़ किले की जो स्थापना मानी गई है वो मानी गई है प्रीतम देव द्वारा। प्रीतम देव की रानी जिया रानी था। जिया रानी कुमाऊं क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। कुमाऊं में झांसी की रानी के नाम से भी उल्लेख किया जाता है। जिया रानी पे थोड़ा चर्चा कर देता है। प्रीतम देव की रानी थी ये जिया रानी। तो इनका उपनाम हम पे मिलता है, एक तो प्योला मिलता है, दूसरा कुमाऊं की झांसी की रानी। तो दूसरा नाम इनका मिलता है कुमाऊं की झांसी की रानी के नाम से इनका उल्लेख हम पे मिलता है। फिर तीसरा चीज़ जो हम पे इनके मिला, कुमाऊं की राजमाता भी इन्हें कहा जाता है। अब तैमूर लंग का आक्रमण भारत पे हुआ था 1398 में। जब तैमूर लंग का आक्रमण भारत में हुआ था तो तैमूर लंग दिल्ली जीतते हुए ये उत्तर भारत के रीजन होते हुए हरिद्वार से यहाँ गौला नदी के किनारे रानी बाग तक पहुँचा था। तो रानी बाग में जो तैमूर लंग का युद्ध हुआ था वो रानी जिया रानी से हुआ था। तो इसी युद्ध में माना जाता है कि जिया रानी तैमूर लंग को हराया था। फिर जो आगे हमें उल्लेख मिलता है कि रानी बाग की जो स्थापना की थी वो जिया रानी ने की थी। जिया रानी ने की थी। इसी के बाद रानी बाग के पास गौला नदी में जिया रानी ने समाधि ली थी। इसी कारण रानी बाग में जिया रानी का मेला लगता है। तो हम पे कभी क्वेश्चन बनता है कि जिया रानी का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है हमारा रानी बाग में। तो रानी बाग की स्थापना भी जिया रानी ने की थी। इसी कारण इसी रानी बाग में जिया रानी का मेला लगता है। रानी बाग जो हम पे मिलेगा वो गौला नदी के तट पे मिलेगा। तो ये था हम पे जिया रानी। जिया रानी के बाद जो हम पे स्पष्ट उल्लेख मिलेगा वो इनके पुत्र का मिलेगा। इनके पुत्र धामदेव, जो इनका पुत्र मिलेगा धामदेव जिया रानी। फिर धामदेव के बाद इनके पुत्र आते हैं हम पे जिसका उल्लेख
एक विश्व प्रसिद्ध प्रेम गाथा में मिला है मालूशाह और राजुला मालूशाही, राजुली मालूशाह की जो प्रेम कथा है ये विश्व प्रसिद्ध है। इनकी प्रेम कथा का उल्लेख भी हम पे जो मिलेगा वो राजुला मालूशाही की प्रेम कथा का उल्लेख मिलेगा। मालूशाह जो थे धामदेव के पुत्र थे। फिर इस वंश में एक और राजा आते सुजान देव गंगोली हाट, जो गंगोली हाट था, सुजान देव ने गंगोली हाट शहर बसाया था। जो सुजान देव का मेनली हम पे उल्लेख मिलता है, इसने गंगोली हाट शहर, इसका भी हम पे स्पष्ट उल्लेख मिलता है सुजान देव। फिर इसी राजवंश में जो अंतिम राजा हम पे आएगा बिरमदेव। दो गाथाओं में से बिरमदेव और वंशावली में से ब्रह्मदेव के नाम से उल्लेख किया गया है। तो ब्रह्मदेव इस वंश का एक अत्याचारी शासक था, यह एक विलासी राजा था। इसने प्रजा पे अत्यधिक कठोर कर लगा दिए थे, जिस कारण भारी अराजकता का माहौल था। यहाँ तक कि माना जाता है कि बिरमदेव ने अपनी मामी तिलोत्तमा का राज्य भी हड़प लिया था। तो प्रजा इनके अत्याचार से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। बाद में बिरमदेव की भी हत्या कर दी जाती है और यहीं पे ये शाखा ख़त्म हो जाती है। फिर और देखेंगे हम, तो हम पे जो शाखाएं इस क्षेत्र में और आएंगी, तो एक अस्कोट शाखा भी हम पे मिलेगी। अस्कोट शाखा, मेनली अस्कोट शाखा की स्थापना अभयपाल 1238 में अभयपाल यहाँ पे अस्कोट राज्य की स्थापना कर लेगा। फिर यही अस्कोट के राजा, जो अस्कोट का राजा था, इसे रजवार कहा जाता था। जो अस्कोट के राजा था उसे रजवार कहा जाता था। मेनली एक बात करूँ तो फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ से शायद एक क्वेश्चन बना था, मेरा फॉरेस्ट गार्ड था नहीं तो इस बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि क्या बना था वो, पर ये ज़रूर बना था कि अस्कोट किसकी शाखा थी। इसी टाइप का कोई क्वेश्चन बना था, उसका आंसर शायद कत्यूरी आया था। कत्यूरी शाखा का जो था वो अस्कोट था, जबकि ऑप्शन में पाल भी थे। पाल राजवंश यहाँ पे था, लेकिन आंसर जो था वो कत्यूरी था। फिर इसी में एक और शाखा जो हम पे आगे आती है वो थी हमारी डोटी शाखा। डोटी के जो राजा को हम मेनली कहा जाता है डोटी के राजाओं को मल कहा जाता है। फिर सिरा भी एक राज्य था, वर्तमान में डीडीहाट वाला क्षेत्र सिरा के नाम से जाना जाता है। सिरा के जो राजा मिलेंगे हम पे, सिरा के राजा को रैंका राजा कहा जाता है। सिरा के रैंका राजा हो गए। सौर या डोटी के मल हो गए। फिर सौर पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित है। इसी सौर के राजा को हम बम राजा कहते थे। तो ये था हम पे कत्यूरी राजवंश। फिर बिरमदेव जो उस वंश का ख़त्म था, यहीं पे कत्यूरी राजवंश ख़त्म होता है। तो ये था हमारा कत्यूरी राज। अब देखें हम कत्यूरी राज के पतन के कारण। तो वैसे तो हम पे कत्यूरी राज के पतन के अनेक कारण हैं। इनकी राजनीतिक अपरिपक्वता, इनके राजाओं का विलासी होना। फिर देखेंगे तो हम विदेशी आक्रमण, जो यहाँ पे मेनली हम पे आते हैं विदेशी आक्रमण। जो कार्तिकेयपुर राजवंश के पतन का जो हम पे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनता है वो बनता है हम पे विदेशी आक्रमण। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो मेनली नेपाल की ओर से हुए थे। तो इसमें विदेशी आक्रमण में बात करेंगे हम, तो दो आक्रमण हम पे मिलते हैं। पहले अशोक चल का आक्रमण होगा, इनकी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। अशोक चल के आक्रमण की जानकारी जो हमें देगा, ये देगा गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख और बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख। इसमें बताया गया कि अशोक चल ने 1191 व 1209 में इस क्षेत्र पर आक्रमण कर इस क्षेत्र को जीता था। तो अशोक चल के टाइम पीरियड में जो इस क्षेत्र में कत्यूरी राजा था वो था साधुवर देव। इसका उल्लेख भी हम पे मिलता है, साधुवर देव। जब अशोक चल ने इस क्षेत्र पे आक्रमण किया था तो इस टाइम जो यहाँ का राजा था वो साधुवर देव था। अशोक चल के दो आक्रमण हम पे मिलते हैं, 1191 और 1209 का। इसकी जानकारी जो हमें देंगे, पहला तो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख देगा, दूसरा बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख देगा। फिर जो अगला विदेशी आक्रमण था हम पे वो मिलता है हम पे 1223 में। 1223
ईस्वी में कराचल देव का आक्रमण इस चंपावत और ये तराई वाले रीजन में हुआ था 1223 ईस्वी में। इसकी जानकारी जो मिलेगी हमें बालेश्वर मंदिर से मिलती है। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र से इसकी जानकारी हम पे मिलती है कि कराचल देव ने इस क्षेत्र पे अधिकार किया था। तो माना जाता है कि कराचल देव इस क्षेत्र को जीता था। कराचल देव के अधीन इस पे 10 मांडलिक राजाओं, इस बालेश्वर कराचल देव का जो बालेश्वर ताम्र अभिलेख है इसमें 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख कराचल देव करता है। फिर देखेंगे हम कत्यूरी राजवंश का पतन जब हुआ था, तो कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल, किस राजा के स्वर्णकाल को कहते हैं, तो कत्यूरी स्वर्णकाल जो कत्यूरी राजवंश में आएगा तो ये धामदेव के कार्यकाल को, तो धामदेव था कत्यूरी राजा, इसके कार्यकाल को कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर हम पे एक चीज़ और इसमें आती है कि छमुना पातर का उल्लेख भी हम पे मिलती है। ये कत्यूरियों की नृत्यांगना थी, कत्यूरियों की जो नृत्यांगना थी इसे छमुना पातर कहते थे। तो छमुना पातर थी, ये मेनली कत्यूरियों की नृत्यांगना थी। तो ये था कत्यूरी राज। अब जो अगली वीडियो हमारी आएगी, इस वीडियो में हम मेनली कत्यूरी प्रशासन, कत्यूरी स्थापत्य कला, क्योंकि कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल मेनली इनके स्थापत्य कला के लिए कहा जाता है। तो इस बारे में हमारी चर्चा थोड़ा बहुत और ज़्यादा होगी कत्यूरियों की स्थापत्य कला पे, फिर कत्यूरियों के प्रशासन पे चर्चा करेंगे। फिर हम जो अगला पढ़ेंगे हम कल हम पंवार राजवंश की स्थापना भी कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों जल्दी। धन्यवाद।